हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में चंपावत जनपद को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पढ़ेंगे, तो देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो है चंपावत जनपद। ठीक है, तो जो चंपावत जनपद है इसका प्राचीन नाम कुंभू था। क्या था? प्राचीन नाम कुंभू। काली नदी के तट के किनारे होने के कारण इसे कुम्मू काली भी कहा जाता था और हिमालय सौंदर्य की दृष्टि से यह देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर भूभागों में से एक है। ठीक है, इसमें जो प्राकृतिक सौंदर्यता है चंपावत जनपद की बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही पिथौरागढ़ का एक हिस्से को अलग किया गया 15 सितंबर 1997 को और एक नया जिला बनाया गया, वो जिला था चंपावत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चंपावत को किससे अलग किया गया? पिथौरागढ़ से अलग किया गया और 15 सितंबर 1997 में इसे एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया चंपावत को। ठीक है, चलिए अब हम इसकी पहले भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चंपावत है इसको मैं पहले हम ट्रेस कर लेते हैं कहाँ पे चंपावत है। चलिए, जो चंपावत है वो उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चंपावत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगर हम चंपावत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो ये नेपाल से लगता है। कौन से देश से? नेपाल से। दूसरा, अगर हम देखें तो चंपावत की जो सीमाएं हैं वो 4 जिलों को टच करती हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा नैनीताल और चौथा उधम सिंह नगर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर 4 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा चंपावत से टच करती है, स्पर्श करती है। साथ ही नेपाल ऐसा देश है जिसकी सीमा चंपावत से लगती है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। साथ ही हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जो चंपावत है वो उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, क्या है? दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में किस जिले की है? रुद्रप्रयाग की। और दूसरे नंबर पे चंपावत की। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर का, और इसकी सीमा नेपाल से लगती है। 4 जिलों की सीमाएं इससे टच करती हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अब देख लेते हैं कि इस चंपावत जिले का प्रशासन किस प्रकार से है। विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो चंपावत में भी 2 विधानसभा सीट हैं, एक है लोहाघाट और दूसरा है चंपावत। ठीक है, 2 क्षेत्र हैं यहाँ पे। दूसरा है विकासखंड है चंपावत में 4 और जनसंख्या घनत्व है 147 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, साक्षरता है यहाँ की 79.83% और लिंगानुपात है इसका 980। साथ ही तहसीलों की बात की जाए तो तहसील है यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं प्रशासन से रिलेटेड चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। चंपावत का इतिहास देख लेते हैं कि चंपावत की जो स्थापना थी वो किस प्रकार से और किसने की। चंपावत की जो स्थापना मानी जाती है वो चंदवंशीय राजा सोमचंद्र के द्वारा मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने स्थापना की। तो स्थापना की है चंपावत की चंदवंशीय राजा सोमचंद्र ने। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार जो चंपावत है वो चंदवंश की राजधानी भी थी। साथ ही डोटी के जो मल्ल राजा थे वामदेव, इन्होंने अपनी राजधानी भी चंपा बनाई थी और चंपा को ही चंपावत कहा जाता है। साथ ही मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव 14 वर्षों के जब उनको निर्वासन दिया गया था, 14 वर्षों का उन्हें वनवास दिया गया था, तो उस समय वो चंपावत क्षेत्र में आए थे। ठीक है, यहीं पर कुंती पुत्र भीम थे, उनकी मुलाकात हुई थी हिडिंबा राक्षसी से। ठीक है, बाद में आगे चल के भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच चंपावत के नगरवासियों की एक लंबे समय तक बुरी शक्तियों से रक्षा करते थे। इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो चंपावत से 2 किलोमीटर दूर ही घटोत्कच मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो घटोत्कच मंदिर है वो कहाँ पे है, तो वो है
चंपावत में, ठीक है। और किस किस के पुत्र थे वो हमने देख लिया है, और जो जो यहाँ पे मान्यता मानी जाती है वो हमने देखी। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से सोमचंद्र ने चंपावत की स्थापना की। अब आप देखिए, जो कत्यूरी वंश के अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से किया, ठीक है। कौन थे? कत्यूरी वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव ने क्या किया, जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह सोमचंद्र से किया, ठीक है। अब उन्होंने उपहार स्वरूप क्या किया, विवाह में सोमचंद्र को चंपावती नदी के किनारे 15 बीघा जमीन दे दी, ठीक है। किसको? सोमचंद्र को। किसने? ब्रह्मदेव ने। उन्होंने जब उनको 15 बीघा जमीन दे दी तो सोमचंद्र ने इस जमीन पर 11वीं सदी के प्रारंभ में ही राजबुंगा किला बनवाया, ठीक है। कौन सा किला बनवाया? राजबुंगा का किला बनवाया, ठीक है। तो राजबुंगा का किला भी कहाँ है? चंपावत में है। इसके बाद उन्होंने, किसने? सोमचंद्र ने चंपावत नगर की स्थापना की और चंद वंश की प्रथम राजधानी चंपावत को बनाया, ठीक है। तो जो पीछे हमने पॉइंट वाइज पढ़ा था, ये हमने देख लिया है किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है ये घटित हुई थी, ठीक है। तो चंपावत की स्थापना सोमचंद्र ने की थी, क्योंकि जो कत्यूरी वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद्र से किया था। साथ ही उन्हें विवाह उपहार में दी थी 15 बीघा जमीन, जिस पर उन्होंने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया। साथ ही चंपावत नगर की स्थापना सोमचंद्र ने की और चंद वंश की प्रथम राजधानी चंपावत को बनाया, ठीक है। सोमचंद्र जो थे, उन्होंने हमेशा अपना जो राजकाज किया है वो मल्ल राजाओं के अधीन रहकर किया है। साथ ही चंपावत में अगर आप देखेंगे तो 2 नदियों का संगम है, एक है गड़की घाट और दूसरा चंपावती नदी, ठीक है। माना जाता है कि चंपावती नदी के नाम पर ही चंपावत नाम पड़ा था, ठीक है। तो ये था चंपावत का इतिहास। अब हम देख लेते हैं कि चंपावत के जो प्रमुख मंदिर हैं और स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंपावत से बेसिकली, तो मंदिर और जो स्थान है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारा बड़ा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ये छोटा ही वीडियो रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर नहीं होते। जितने होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा अनावश्यक इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। चलिए अब चंपावत के प्रमुख स्थल या मंदिर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवीधुरा मंदिर की। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखिए, चंपावत से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर देवीधुरा नामक एक स्थान है। यहाँ पर है बराही देवी का मंदिर, ठीक है। तो अगर आपके पास देवीधुरा मंदिर भी आएगा तो कोई कंफ्यूज होने की जगह बात नहीं है, क्योंकि देवीधुरा एक स्थान है और देवीधुरा मंदिर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देवीधुरा नामक स्थान पे बराही देवी का मंदिर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। किसका आयोजन किया जाता है? बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर पत्थरों की बारिश की जाती है और अपने जो इस खेल में प्रतिभाग करते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? पत्थरों की बारिश से बचाते हैं। मान्यता है कि पत्थरों की बारिश तब तक एक दूसरे पर की जाती है जब तक किसी एक व्यक्ति के बलि के बराबर रक्त यहाँ पर बह न जाए, ठीक है। तब तक ये जो प्रक्रिया है, ये जो खेल है, ये चलता रहता है। इसके बाद जो पंडित होता है वो घंटी बजा के संबोधित करता है कि अब एक मनुष्य के बराबर बलि का रक्त यहाँ पे हो चुका है, तो इस खेल को फिर समाप्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं, ये इस क्षेत्र में इसका अध्ययन करने के लिए जाते रहते हैं, ठीक है, कि आखिर इसके पीछे मान्यता क्या है। साथ ही इस मेले का सबसे पहले जो जिक्र किया था वो किया था जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन एंटर ऑफ कुमाऊं में, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक में जो बग्वाल मेला है इसके आयोजन के बारे में और क्या क्या यहाँ पे किया जाता है इसके बारे में बताया था, ठीक है। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बग्वाल मेले को क्या किया उन्होंने? राजकीय मेला घोषित किया है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि जो मंदिर है वो चंपावत के टनकपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा इसे, कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है।
तो पूर्णागिरी जो मेला लगता है वो चैत्र नवरात्र को ये मेला लगता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कब लगता है? चैत्र नवरात्र को ये मेला लगता है और 2 माह तक लगातार चलता रहता है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला कौन सा है, तो पूर्णागिरी मेला ही आएगा, ठीक है, जो लगातार 2 माह तक चलता है। इसके अलावा देहरादून में जो झंडा मेला है वो भी लंबा चलता है, लेकिन 1 महीने तक उसकी समय अवधि 1 महीने की है, लेकिन पूर्णागिरी है 2 महीने का, ठीक है। साथ ही जो पूर्णागिरी शक्तिपीठ है वो अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर स्थित है और पूर्णागिरी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जो मां सती के नाभि का भाग है वो यहाँ पर गिरा था, ठीक है, पूर्णागिरी पे गिरा था, इसीलिए से 108 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। टनकपुर में ही अगर आप देखेंगे, जब काली नदी यहाँ से होके गुजरती है, तो जब काली नदी टनकपुर में आती है तब उसे किस नाम से जाना जाता है? शारदा नाम से, ठीक है, किसे? शारदा नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि काली नदी किस स्थान से शारदा नाम से जानी जाती है, तो वो है टनकपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग है, कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, हम लोग जब उत्तराखंड के क्वेश्चन आंसर वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है रीठा साहिब। जो रीठा साहिब है ये सिखों का एक गुरुद्वारा है और उनका एक पवित्र स्थल इसे माना जाता है, ठीक है। जो रीठा साहिब है, माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने नानक मत्ता से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, ठीक है। कहाँ से? नानक मत्ता से होते हुए कैलाश मानसरोवर गए थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंपावत में रीठा साहिब नामक स्थान पर उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। जो रीठा साहिब स्थान है चंपावत में, यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी। अब इसके बाद जो इनके अनुयायी थे सिख धर्म के, उन्होंने क्या किया? 1960 में एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया रीठा साहिब पे, ठीक है। तो तब से ये क्या है? यहाँ पे गुरुद्वारा है और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है। जो रीठा साहिब है वो लधिया और रटिया नामक जो नदियां हैं उनके संगम पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे, कैसा भी वो लोग आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, आप लोग उसे इजीली कर लेना, ठीक है, ऐसे पढ़ के क्लास नोट से। चलिए देख लेते हैं। 7 मंदिरों का समूह है जिसे सप्तेश्वर कहा जाता है, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? चंपावत में, चंपावत में, ठीक है। सप्तेश्वर मंदिर भी कहाँ है? चंपावत में है और चंपावती घाट में है। इस समूह में जो 7 मंदिरों का समूह है, इसमें जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो बालेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बालेश्वर मंदिर। अब बालेश्वर मंदिर के बारे में देख लेते हैं कि किसने बनवाया था। जो बालेश्वर मंदिर है इसका निर्माण भी चंद राजाओं ने किया था और एक जगन्नाथ मिस्त्री थे, उनके साथ उनकी मदद से ये मंदिर बनवाया गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें गुजरात और राजस्थान शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही 1952 में इस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। जब ये मंदिर बनाया गया चंद राजाओं द्वारा, तो उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ कटवा दिए इसके बाद, ठीक है, उनके हाथ कटवा दिए ताकि यहाँ पर कोई भी उत्तराखंड में कोई भी ऐसा मंदिर ना बनवा पाए, ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ मिस्त्री को ये शैली पता थी तो उन्होंने उनका एक हाथ कटवा दिया। चलिए देख लेते हैं। जब जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट लिया गया तो उसके बाद क्या होता है कि जगन्नाथ मिस्त्री ने चंपावत में क्या करा? अपनी बेटी के साथ मिलकर एक गर्भगृह, एक नौले का निर्माण कर दिया रातों रात, माना जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा, जगन्नाथ मिस्त्री ने क्या किया कि चंद राजाओं का अगर मुझे घमंड तोड़ना है तो मुझे एक हाथ से भी अपनी कलाकृति दिखानी पड़ेगी। तो उन्होंने अपनी बेटी की मदद से इसका निर्माण किया। एक हाथ से निर्मित होने के कारण इसे एक हथिया नौला कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? एक हथिया नौला किया गया। लोग यहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जो मान्यता है, इसके लिए लोग यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में इसे देखने भी जाते हैं। और अगर वास्तव में ये एक रात में और एक हाथ से की गई कलाकृति है तो आप इसको नेट वगैरह में गूगल में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें काम किया गया है। तो किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने। और किसके लिए? चंद राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए, ठीक है। एक हथिया नौले का निर्माण करवाया था चंपावत में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मायावती आश्रम।
मायावती आश्रम का जो संबंध है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है वो, ठीक है, क्योंकि इस आश्रम की जो स्थापना थी वो 1899 में स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे स्वरूपानंद, ठीक है, उनके एक शिष्य थे स्वरूपानंद और अंग्रेज शिष्य थे सेवियर, और इनकी वाइफ भी थी इनके साथ, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, मायावती आश्रम का स्थापना चंपावत में की। अब जो मायावती आश्रम है वो रामकृष्ण मिशन के एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। स्वामी विवेकानंद 1901 में मायावती आश्रम आए थे। हुआ इस प्रकार कि जो उनके शिष्य थे सेवियर, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वो मिसेस सेवियर से मिलने के लिए चंपावत आते हैं, ठीक है। कौन? स्वामी विवेकानंद। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि स्वामी विवेकानंद ने कब मायावती आश्रम आए थे, तो 1901 में आए थे, ठीक है। और इसी के आधार पर माना जाता है कि 1901 से इसे रामकृष्ण मिशन की शाखा माना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गए हैं इसमें। जैसे बाणासुर का किला, इसको ये भी चंपावत में है और इसको स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है राजबुंगा का किला, अभी मैंने आपको बताया था सोमचंद्र द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। साथ ही लदिया नदी जो चंपावत में चूका नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंपावत में बहने वाली जो लोहावती नदी है ये 3 धाराओं से मिलकर बनी है, ठीक है। कितनी धाराओं से? 3 धाराओं से मिलकर बनी है। साथ ही चंपावत में झिलमिल ताल है और इसकी आकृति जो है वो गोल है। तो यहाँ पर पूछा जाता है बेसिकली कि झिलमिल ताल कहाँ पर है, तो वो है चंपावत में। साथ ही जो टनकपुर का नाम है वो है ग्रास्टीगंज, और इसको बसाने का जो श्रेय जाता है, एक अंग्रेज पर्यटक आए थे टनकपुर में, वो थे टालक। इन्होंने क्या किया? टनकपुर की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं लोहा घाट। लोहा घाट एक विधानसभा क्षेत्र भी है, साथ ही कहाँ पे है? चंपावत में लोहावती नदी पर है, ठीक है। कई बार देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सिंपल सा कि लोहा घाट किस जनपद में है, तो आंसर आपको देना है चंपावत में, ठीक है। कत्यूरी समय की अगर हम बात करेंगे तो लोहा घाट को वो लोग सुई नाम से पुकारते थे। किस नाम से? सुई नाम से। ये भी एग्जाम में आता है। साथ ही जो बाणासुर का किला है वो लोहा घाट में है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, जिसे क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में मारकोट कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कालू सिंह मेहरा। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ध्यान क्यों देना है, ठीक है। जो कालू सिंह मेहरा हैं वो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। याद रखिएगा क्या थे? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। जब मैंने आपको बागेश्वर में पढ़ाया था, बागेश्वर वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि मोहन सिंह मेहता जो थे वो उत्तराखंड के प्रथम जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, प्रथम जेल जाने वाले। लेकिन जो कालू सिंह मेहरा हैं वो क्या है? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1831 में चंपावत के बिसुंग में हुआ था। साथ ही जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन है, इन्होंने जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1857 में, तब इन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन का निर्माण किया था, ठीक है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालू मेहरा से संबंधित तीनों पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षदेव औली। हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? काली कुमाऊं का शेर इन्हें कहा जाता है। और चंपावत के खेतिहान में 1890 में इनका जन्म हुआ। साथ ही अगर आप देखेंगे 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ था, तो इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन है वो किसने किया था? हर्षदेव औली ने किया था। याद रखिएगा इसको, ठीक है। जब हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि आखिर लाहौर कांग्रेस जो अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, जो 1929 में हुआ था, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था इस अधिवेशन में हर्षदेव औली ने किया था, ठीक है। अंग्रेज जो हर्षदेव औली को क्या कहते थे? उत्तराखंड का मुसोलिनी कहते थे वो, ठीक है। तो दो चीजें अगर आपके पास आती हैं कि उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है, तो वो कौन थे? हर्षदेव औली। और काली कुमाऊं का शेर भी उन्हें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं टनकपुर परियोजना। जो टनकपुर जल परियोजना है वो शारदा नदी पर है। साथ ही जो पंचेश्वर बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर है, ठीक है।
किस पे है, भारत नेपाल सीमा में, और भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड में चंपावत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चंपावत जिले में। ये जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है जो चंपावत में है। ठीक है, लेकिन अगर देशों की बात होगी तो भारत और नेपाल होगी। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो चंपावत है। ये काली और सरयू नदी के संगम पे है। बागेश्वर वाले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि जहां पर काली नदी से सरयू नदी आकर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, पंचेश्वर कहते हैं। ठीक है, वहां पे उस स्थान को पंचेश्वर कहा जाता है, और यहीं पर पंचेश्वर बांध का निर्माण हो रहा है काली और सरयू नदी के तट पे। ठीक है, पंचेश्वर बांध परियोजना। साथ ही देख लीजिए आप, लास्पा दर्रा जो है वो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है, और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला भी कौन सा है, चंपावत है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स चंपावत से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। साथ ही जब उत्तराखंड के क्वेश्चन आंसर वीडियो हम चलाएंगे तो उसमें मैं लगभग सारे क्वेश्चन आपको दूंगी ऑप्शन सहित, तो आप लोग भी उसमें टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा और अपना खुद का रिव्यू करिएगा कि आप लोगों का किस प्रकार से पढ़ाई की है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।